हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यू माय यूट्यूब चैनल ओजस्वी इंग्लिश क्लासेस। कैसे हो आप सभी लोग? गाइस आपको पता है कि हम लोग पढ़ रहे हैं अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन को, और इससे पहले की वीडियोस में 2 वीडियो डाल चुकी हूँ। आज का हमारा ये थर्ड पार्ट है। इसमें आपको लगभग 20 क्वेश्चन के आसपास देखने को मिलेगा और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे पहले भी जो मैंने क्वेश्चन आपको कराए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट PYQs हैं जो अदर स्टेट्स में आते रहे हैं, अदर डिफरेंट एग्जाम्स के अंदर, जैसे कि GIC, TGT, LT ग्रेड और सभी तरीके के एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आए हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और PYQs की 3 वीडियो के अंदर आप समझ लीजिए कि जितने भी क्वेश्चन आज तक आए हैं टेनिसन से रिलेटेड वो सारे मैंने आपको कवर करा दिए हैं। बाकी भी अभी हम पढ़ेंगे टेनिसन के बारे में, लेकिन फिलहाल मैं आपको PYQs ही करा रही हूँ, तो इन्हीं पे हमारा फोकस है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये सेशन। और अगर आपने वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। अगर आप लोग LT, TGT, PGT, GIC किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें लिटरेचर आता है, ठीक है, तो गाइज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा वीडियो को और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों को, ताकि औरों तक भी ये वीडियो पहुंच पाए और वीडियो बूस्ट हो सके। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं गाइज़। पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है? 50 क्वेश्चन मैं आपको 2 वीडियोज़ के अंदर करा चुकी हूँ और आज हमारा ये थर्ड है, तो 51 क्वेश्चन। हु इज़ कॉल्ड द रिप्रेजेंटेटिव पोएट ऑफ विक्टोरियन एज? तो विक्टोरियन एज के रिप्रेजेंटेटिव पोएट किसे माना जाता है? तो इसमें ऑप्शन भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन को ही माना जाता है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, टू फॉलो नॉलेज लाइक अ सिंकिंग स्टार बियॉन्ड दैट मोस्ट बाउंड ऑफ ह्यूमन थॉट। तो ये लाइन बहुत ही प्यारी लाइन है। कहाँ पर मिलती है आपको ये लाइन? नॉलेज को इस तरीके से फॉलो करना चाहिए जैसे एक चमकता हुआ सितारा फॉलो करता है, एट मोस्ट बाउंड ऑफ ह्यूमन थॉट। ठीक है, तो यूलिसिस है, क्रॉसिंग द बार है, ब्रेक 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 है, या इनमें से कोई भी नहीं है? तो कौन सा इसमें आपका आंसर हो जाएगा? तो गाइज यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो ये आपका हो जाता है यूलिसिस, राइट। ए ऑप्शन इज राइट हियर। यूलिसिस की लाइन है ये। कौन बोलता है इसमें? चलिए यूलिसिस ही बोलता है। टेनिसन्स पोएट्री रिप्रेजेंट्स विक्टोरियन प्रूडरी, विक्टोरियन स्पिरिट ऑफ क्वेश्चनिंग एंड लैस ऑफ फेथ, विक्टोरियन कॉम्प्रोमाइज, विक्टोरियन पैसिमिज्म। तो कौन सी चीज़ को यहाँ पर प्रेजेंट करती है टेनिसन की पोएट्री? ये आपको बताना है गाइस। तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि विक्टोरियन कॉम्प्रोमाइज को प्रेजेंट करती है। ऑप्शन सी इज राइट हियर। नेक्स्ट, मैन फॉर द फील्ड एंड वुमेन फॉर द हर्थ। मतलब आदमी तो युद्ध के लिए होता है, वॉर के लिए होता है, और जो लेडी है वो हर्थ। हर्थ मीन्स का होता है चूल्हा, ठीक है, चूल्हे के लिए होती है। तो मैन फॉर द सोर्ड, ऐसे ही व्यक्ति क्या होता है, वो तलवार चलाता है। तो जो स्त्री होती है वो निडल, यानी कि सुई, है ना, सुई चलाना जानती है। तो ये यहाँ पे कहाँ पे मिलती है आपको? प्रिंसेस यूलिसिस, इन मेमोरियम, या फिर मॉड। तो यहाँ पर भी हम लोग बात करेंगे द प्रिंसेस के बारे में। ठीक है, ए ऑप्शन इज राइट हियर। द प्रिंसेस के बारे में हम लोग बात करेंगे। द प्रिंसेस से हमें ये मिलती है और यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये एक पर्सनल एलिजी है जो चलिए सी ऑप्शन इज राइट हियर। ओके, सी, सॉरी गाइस, सी कह रही हूँ, है ना। ए ऑप्शन इज राइट हियर। कब आई थी ये बता सकते हैं आप लोग मुझे? तो 1847 में आई थी हमारी जो प्रिंसेस है, द प्रिंसेस है। चलिए, द चार्ज ऑफ द लाइट ब्रिगेड कॉमोमोरेट्स है ये यहाँ पे आई जो है ये मिसप्रिंट है गाइज, CO होना चाहिए, कॉमोमोरेट्स हो सकता है ये। द बैटल ऑफ, किस बैटल की बात होती है? जो इनका एक वर्क है द चार्ज ऑफ द लाइट ब्रिगेड, इसमें किस बैटल की बात होती है? बैलाक्लेवा, एगिनकॉट, नेपोलियनिक वॉर्स, या फिर बोर्स वॉर्स। तो कौन से वॉर की बात होती है आपके इस वर्क के अंदर? द लाइट चार्ज ऑफ द लाइट ब्रिगेड। तो इसमें बात होती है गाइस ऑप्शन ए, यानी कि बेलाविका। ठीक है, ऑप्शन ए इज राइट। देयर लिव्स मोर फेथ इन ऑनेस्ट डाउट बिलीव मी देन इन हाफ द क्रीड्स। तो ये लाइन आपको कहाँ पर मिलेगी? देयर लिव्स मोर फेथ इन ऑनेस्ट डाउट बिलीव मी देन इन हाफ द क्रीड्स। तो ये आपको लाइन कहाँ पर मिलती है? तो ये लाइन गाइज इसकी बात करें तो ये हमें मिलती है किसमें? ऑप्शन डी, यानी कि इन मेमोरियम में। इन मेमोरियम, ठीक है। कब आई थी इन मेमोरियम? 1849, 50 कह सकते हैं आप। 1849 में ये हुई थी और 1850 इसका पब्लिशिंग ईयर माना जाता है। और अगर इसकी बात करें तो 17 ईयर में 1833 में इसको लिखना शुरू हो गया था और 17 साल में इसको कंप्लीट किया गया था। ठीक है, चलिए
ब्रेक 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 इज रिटन ऑन द डेथ ऑफ, ये जो इनकी पोयम है ब्रेक ब्रेक ब्रेक, ये किसकी डेथ पे लिखी गई थी? जॉन कीट्स, विलियम वर्ड्सवर्थ, ली हंट या फिर अर्थर हेलम। तो गाइस इसकी बात करें हम लोग तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पर, अर्थर हेलम के बारे में लिखी गई थी ब्रेक ब्रेक ब्रेक। ओके चलिए, कब लिखी गई थी? ये आपकी पब्लिश्ड हुई थी 1842 में। ओके 1842 में। 1835 में तो इसको रिटन किया गया था, 1835 में इसको रिटन कर लिया गया था और 1842 में ये जो है इसका ये पब्लिशिंग किया। फ्रॉम वेयर डज द लेडी ऑफ शेलॉट सी द वर्ल्ड अराउंड हर, मतलब कौन सा ऐसा इंस्ट्रूमेंट कह लीजिए या इक्विपमेंट कह लीजिए, तो जहाँ से वो जो है देखती थी लेडी ऑफ शेलॉट पूरे वर्ल्ड को देखती थी। किसके थ्रू देखती थी? एक विंडो से, एक मिरर से, एक बॉट से या फिर आइलैंड से? किससे देखती थी? क्योंकि उसको एक ऐसा श्राप था कि जो वो देखेगी ना, वो उसको श्राप था कि वो डायरेक्ट नहीं देख सकती थी किसी भी चीज़ को। तो वो किस चीज़ के थ्रू देखती थी उसको? जो भी उसको देखना होता था पूरे वर्ल्ड को, वो किसके थ्रू देखती थी? तो इसकी अगर गाइस हम लोग बात करें तो इसमें होना चाहिए आपका मिरर, है ना। एक मिरर के थ्रू वो जो है पूरे वर्ल्ड को देखती थी, यानी कि ऑप्शन बी इज राइट हियर। हु रोट द फॉलोइंग लाइन्स, ये लाइन्स किसने लिखी हैं? मैन मे कम एंड मैन मे गो बट आई गो ऑन फॉर एवर। तो ये लाइन किसने लिखी है और किस पोएम में लिखी है, ये बताना है आपको। तो इसकी अगर हम लोग बात करें गाइस, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की लाइन है, ये तो हमको पता ही है, लेकिन द ब्रुक, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। द ब्रुक नाम की एक पोएम है, उसी की लाइन है ये। कब आई थी ब्रुक? 1886 में, 1886 में आई थी। चलिए, उर्सुला इन द रेनबो फैंटेसीज अबाउट रोमांटिक लिटरेचर एंड इमेजिन्स शी इज अ मेड वेटिंग टू बी रेस्क्यूड एज इन आइडल्स ऑफ द किंग। तो यहाँ पे खाली ये जो ब्रैकेट जो आपका डॉट्स हैं, इसमें क्या आएगा? ठीक है, ब्लैंक में क्या आएगा? कीट्स आएगा, बायरन्स आएगा, ब्लेक्स आएगा या फिर टेनिसन्स आएगा। तो आइडल ऑफ द किंग्स ये आपको पता है कि ये टेनिसन का है, तो डी ऑप्शन से हो जाएगा, सीधी सी बात है। क्लेम मोर विदाउट अ साउंड, क्लेम एज टू सूट अ कामर ग्रीफ एंड ओनली थ्रू द फीरिड लीव द चेस्टनट पैटरिंग टू द ग्राउंड। तो ये लाइन कहाँ पर मिलती है, ये हमको बताना है आपको। ठीक है, कहाँ पर आपको ये लाइन मिलेगी? तो इसका अगर ऑप्शन दे, ये इसका राइट आंसर देखें, लोटस ईटर की है, इन मेमोरियम की है, द प्रिल्यूड या फिर टिदोनस, किसकी है ये? तो इसकी हम लोग बात करेंगे तो इन मेमोरियम का, इस बी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे, इन मेमोरियम की लाइन है ये। चलिए, द नेम ऑफ यूलिसिस सन, यूलिसिस के बेटे का क्या नाम था? तो ये आई होप आपको पता होगा सब लोगों को, बहुत आम क्वेश्चन है ये तो टिमोथी, टिदोनस, टैलीमैकस, एंड्रोनिकस। तो ये हो जाएगा टैलीमैकस, यानी कि सी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। फॉर व्हाट डज टेनिसन यूज द एक्सटेंडेड मेटाफर ऑफ क्रॉसिंग द बार इन दिस पोएम बाय द सेम टाइटल। तो फॉर व्हाट डज टेनिसन यूज द एक्सटेंडेड मेटाफर का यूज करता है क्रॉसिंग द बार के इन हिज पोएम ऑफ द सेम टाइटल। सेटिंग फोर्थ इन द अननोन वर्ल्ड, किसके लिए करता है वो? तो किस चीज़ के लिए करता है? ट्रैवलिंग सैरेनली फ्रॉम लाइफ थ्रू डेथ के लिए करता है। डिफाइंग कन्वेंशंस एंड लर्निंग टुवर्ड्स पैंडेज्म, कमेंटिंग ऑन द इल एडवाइज्ड प्री कंसेप्शंस ऑफ ह्यूमन काइंड। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि ट्रैवलिंग, 1 सेकेंड गाइस, हाँ, तो ये जो बी ऑप्शन है ये आपका सही हो जाएगा, ट्रैवलिंग सैरेनली फ्रॉम लाइफ थ्रू डेथ। ओके, चलिए, विच नरेटिव पोएम प्रेजेंट्स द स्टोरी ऑफ अ फिशरमैन टर्न्ड मर्चेंट सेलर हु आफ्टर अ शिपरेक इज मरून्ड ऑन अ डेजर्ट आइलैंड। तो कौन सी नैरेटिव पोएम है जिसमें ये स्टोरी आपको नज़र आती है? एक फिशरमैन की स्टोरी, वो टर्न हो जाता है, चेंज होता जाता है एक मर्चेंट सेलर के रूप में एक शिपरेक के बाद। ठीक है, तो क्रॉसिंग द बार है, टिदोनस है, एनक अर्डन है या फिर मॉड है? तो कौन सा इसमें सही आंसर हो जाएगा ये आपको बताना है। तो इसकी देखिएगा, सी ऑप्शन इज राइट हियर, यानी कि ये आपका वर्क आया था 1864 में, ऑप्शन सी एनक अर्डन 1864 में, राइट। चलिए, What attitude towards death would you find in such poems as Tennyson's Crossing the Bar, Whitman's Death Carol and Kipling's L and Woe? तो ये जो
कौन सा एटीट्यूड मिलता है डेथ के टुवर्ड्स, कौन सा एटीट्यूड आपको नज़र आता है इन पोएम्स के अंदर, जैसे कि आपकी क्रॉसिंग द बार है, विटमैन की डेथ कैरोल है, और किपलिंग की एल एंड वो है। डिस्पेयर नज़र आती है, होप नज़र आती है, रेजिग्नेशन या फिर प्रोटेस्ट, क्या नज़र आता है इसमें आपको? तो इसको देखेगा तो इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि डेथ कैरोल किपलिंग की, चाहे एल एंड वो हो या फिर क्रॉसिंग द बार हो, सबकी सब में हमें क्या क्या चीज़ नज़र आती है? होप। ठीक है, एक होप नज़र आती है। हु इज़ द ऑथर ऑफ द पोएम द डिफेंस ऑफ लखनऊ, डीलिंग विद द सीज ऑफ लखनऊ, वन ऑफ द टेरिबल इंसिडेंट्स ऑफ द इंडियन म्यूटिनी। तो ये कभी कभार क्वेश्चन आया है कि जो डिफेंस ऑफ लखनऊ है, जिसमें किसको डील किया गया है? सीज ऑफ लखनऊ को सीज किया गया है इसके अंदर, और टेरिबल इंसिडेंट को एक इंडियन म्यूटिनी के यहाँ पे प्रेजेंट किया गया है। तो किसका है? अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन का ये वर्क है, तो ज़्यादा हमें ऑप्शन नहीं पढ़ने। हाउ मेनी पोएम्स आर इंक्लूडेड इन पोएम चीफली लिरिकल, इनका एक वर्क है चीफली लिरिकल, तो इसके अंदर आपको कितनी पोएम नज़र आती हैं ये बताना है। तो इसको गाइज अगर हम लोग देखें तो 56 पोएम हमको जो चीफली लिरिकल है इसके अंदर मिलती हैं। ओके, What poetic collection of Tennyson abound in Hamletian soliloquies? तो यहाँ पर कौन सा ऐसा वर्क है जिसमें हैमलेटियन soliloquies यहाँ पे जो कलेक्शन है वो हमको मिलता है? तो ये बताना है आपको। तो इसमें मॉड है, यूलिसिस है, और क्या है आपका? तो ये जो गाइस मॉड है ये आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए ऑप्शन इज राइट। तो ये थे गाइज हमारे आज के क्वेश्चन, और यहीं पे ख़त्म हो जाते हैं। और काफ़ी सारे क्वेश्चन इसमें ऐसे थे जो रिपीटेड थे, तो मैं उनको रिपीट किसी ना किसी तरीके से मैंने पहले पूछ लिया है, तो उनको मैंने नहीं डाला दोबारा से। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या लेके आती हूँ मैं, जल्दी आपको मिलते हैं। आई होप थॉमस हार्डी हम लोग पढ़ेंगे, तो जिसको थॉमस हार्डी पढ़ना है वो मेरे साथ बना रहेगा। ठीक है, ओके गाइज, पढ़ते रहिए। बाय, टेक केयर। नेक्स्ट में जल्दी ही मुलाकात होगी आपसे।